हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अमरीश यादव और मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि अगर अभी तक आप लोगों ने अभी अनअकैडमी एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं किया है तो इंस्टॉल कर लीजिए, जहाँ पे मेरी फ्री क्लासेस भी चलती हैं, जहाँ पे मेरी पेड क्लासेस भी चलती है। तो फ्री क्लासेस भी आप रेगुलर दे सकते हैं। एवरीडे एसएससी में, रेलवे में, जितने भी आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन आ रहे हैं, सारे सेक्शंस के लिए मैं आपको फ्री क्लासेस वहाँ पे प्रोवाइड करा रहा हूँ। करना सिर्फ इतना है आपको कि अनअकैडमी का एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है और वहाँ पे आपको कोड टाइप करना है विमरीश @14। विमरीश मेरा नाम है, @ जो है स्पेशल कैरेक्टर हो जाएगा और 14 डिजिट हो जाएगा, जिससे आप फ्री क्लास है जो बिल्कुल फ्री है, बिना किसी पैसे लगाए जो वीडियोस मिलेंगी वो आप जा करके वहाँ पे देख सकते हैं बिल्कुल फ्री अनअकैडमी के एप्लीकेशन पे। उसके बाद दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है, जो वीडियो प्रेजेंट करी जा रही है आपको शिक्षा सिटी पे, तो वीडियोस को लाइक करिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। चलिए वीडियो देखते हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का शिक्षा सिटी के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी की जो टेस्ट सीरीज हम चला रहे हैं उसके पार्ट 15 को आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि जो हमारी 15वें नंबर की टेस्ट सीरीज है इसमें हमने कौन कौन से इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को सम्मिलित किया हुआ है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमारा है, भीमबेटका किस लिए प्रसिद्ध है? सुपर इम्पॉर्टेंट प्रश्न आपका है। तो जो भीमबेटका है यह किस लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुफाओं के लिए, गुफाओं के शैल चित्र के लिए जो है भीमबेटका फेमस है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा गुफाओं के शैल चित्र के लिए। यह जो भीमबेटका नामक स्थान है आपको मिलेगा रायसेन जिला है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में एक जिला है रायसेन, यहीं पे आपको मिलेगी भीमबेटका की गुफाएं, तथा ये जो गुफाएं हैं ये शैल चित्रों के लिए फेमस हैं। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, विशाल स्नानागार जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं ग्रेट बाथ कहाँ पे पाया जाता है, मतलब कहाँ मिला है? तो जो ग्रेट बाथ था, जो विशाल स्नानागार था, यह मिला था मोहनजोदड़ो में। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा मोहनजोदड़ो में जो है विशाल स्नानागार मिला था। इसके साथ ही जो मोहनजोदड़ो नामक स्थान है इसकी जो सबसे बड़ी इमारत थी वो थी अन्न कोठार। तो भी आप याद रखिएगा, अन्न कोठार जो था मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत थी तथा मोहनजोदड़ो से ही विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ था। इसके साथ ही जो मोहनजोदड़ो नामक स्थान है यहाँ से एक कांस्य निर्मित नर्तकी की मूर्ति भी मिली है। भी इम्पोर्टेंट आपके एग्जाम के लिए है कि जो कांस्य निर्मित नर्तकी की मूर्ति थी यह भी मोहनजोदड़ो से ही मिली थी। अगला प्रश्न हमारा है, सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? सुपर इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो जो सत्यमेव जयते शब्द है यह कहाँ से लिया गया है? तो जो सत्यमेव जयते शब्द है यह लिया गया है मुंडक उपनिषद से। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा मुंडक उपनिषद, मतलब मुंडक उपनिषद से जो है सत्यमेव जयते जो शब्द है वह लिया गया है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा मुंडक उपनिषद, यानी ऑप्शन ए। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में प्रयुक्त जो अघन्य शब्द, यहाँ पे अघन्य होगा, तो ऋग्वेद में अघन्य शब्दों का जो प्रयोग है वह किसके संदर्भ में किया गया आपसे पूछा जा रहा है। तो ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में जो अघन्य शब्द का प्रयोग किया गया है यह गाय के लिए किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका गाय के लिए। तो ऑप्शन जो इसका बी है बिल्कुल सही है। हमारा जो सबसे पुराना वेद है उसको हम ऋग्वेद के नाम से जानते हैं, आपको पता होना चाहिए। जो ऋग्वेद है यह हमारा सबसे पुराना वेद है तथा इसमें कुल ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल हैं। कितने? ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल हैं और 1028 क्या हैं? सूक्त हैं। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो ऋग्वेद है या जो ऋग्वेद है हमारा सबसे प्राचीनतम वेद है। इसमें कुल 10 मंडल पाए जाते हैं और 1028 सूक्त ऋग्वेद में हैं। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। तथा ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में जो अघन्य शब्द का इस्तेमाल किया गया है गायों के लिए। अगला प्रश्न हमारा है, 1194 में चंदावर का जो युद्ध हुआ था मोहम्मद गौरी ने उसमें किसको हराया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो 1194 के समय जब चंदावर की लड़ाई लड़ी गई थी तो इस लड़ाई में मोहम्मद गौरी ने जयचंद्र को पराजित किया था। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा जयचंद्र को मोहम्मद गौरी ने चंदावर के युद्ध में पराजित किया था। अगला प्रश्न हमारा है, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो लोधी वंश की स्थापना की गई थी बहलोल लोधी के द्वारा। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा बहलोल लोधी के द्वारा जो है लोधी वंश की स्थापना की गई थी। तो आप याद रखिएगा बहलोल लोधी के द्वारा जो है लोधी वंश की स्थापना की गई थी। तथा यह जो लोधी वंश था इसका शासन पीरियड कब से कब तक था? तो 1451 ईस्वी से लेके 1526 ईस्वी के मध्य जो है
लोधी वंश ने शासन किया था तथा इसकी स्थापना जो है बहलोल लोधी ने की थी। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है तुजुके बाबरी, जिसको हम बाबरनामा के नाम से भी जानते हैं, आप याद रखिएगा, यह बाबर की आत्मकथा थी बाबरनामा, जिसको हम तुजुके बाबरी के नाम से भी जानते हैं। तो आपको बताना है कि यह किस भाषा में लिखी गई है। तो तुजुके बाबरी, जिसको हम बाबरनामा के नाम से भी जानते हैं, यह तुर्की भाषा में लिखी गई है तथा यह बाबर की आत्मकथा है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है किसके शासनकाल में अस्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया था। तो जो अस्थायी बंदोबस्त की प्रथा थी यह किसके शासनकाल में प्रारंभ की गई थी। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में जो है अस्थायी बंदोबस्त को शुरू किया गया था। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। अगला प्रश्न हमारा है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था, आपको उसका नाम बताना है। तो 1857 के संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था, तो वीडी सावरकर ने। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, वीडी सावरकर। अगला प्रश्न हमारा है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है। सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक हैं दादा भाई नौरोजी, यानी राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। यह जो पुस्तक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, यह लिखी गई थी दादा भाई नौरोजी के द्वारा। अगला प्रश्न हमारा है मंत्रिपरिषद जो हमारा होता है वह सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है। तो जो मंत्रिपरिषद हमारी होती है यह सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है, तो लोकसभा के प्रति। तो राइट आंसर आपको हो जाएगा लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है मंत्रिपरिषद। अगला प्रश्न हमारा है भारत की संविधान सभा का जो संवैधानिक सलाहकार था वह कौन था। तो भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे बनाया गया था, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा BN राव को, यानी ऑप्शन जो बी है इसका बिल्कुल सही है। BN राव को भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। अगला प्रश्न हमारा है भारतीय संविधान की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था। तो भारतीय संविधान की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो एस्टीमेट कमेटी बनाई गई थी इसके अध्यक्ष बनाए गए थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा भीमराव अम्बेडकर जो थे ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न हमारा है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको बताना है कि राष्ट्रपति का जब चुनाव होता है तो उसमें निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं होता है उनको वोट करने के लिए। तो भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु जो निर्वाचक गण होते हैं इनमें सम्मिलित कौन नहीं होता है, तो आप याद रखिएगा जो राज्यों की विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य होते हैं ये इसमें भाग नहीं लेते हैं। इसके बाद लोकसभा के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं और राज्यों के विधानसभाओं के सदस्य भी इसमें भाग लेते हैं, परंतु राज्यों की विधान परिषद के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वे इसमें भाग नहीं लेते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न हमारा है भारत के राष्ट्रपति पर जब इम्पीचमेंट चलाना होता है तो कम से कम कितने दिन पूर्व उनको सूचना देनी पड़ेगी। तो राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग चलाने से पूर्व कम से कम 14 दिन पूर्व आपको सूचना देनी पड़ेगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 दिन पूर्व सूचना देनी पड़ती है। अगला प्रश्न हमारा है भारत का राष्ट्रपति किसका अभिन्न अंग है। तो भारत के राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किसके अभिन्न अंग माने जाते हैं, तो संसद के। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा संसद के अभिन्न अंग माने जाते हैं भारत के राष्ट्रपति। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न हमारा है निम्नलिखित में से कौन सा स्टेट जो है रूस और अलास्का को अलग करता है। तो इस स्टेट का नाम है बेरिंग स्टेट, यानी राइट आंसर आपका हो जाएगा जो बेरिंग स्टेट है यह रूस और अलास्का को अलग करता है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए बेरिंग स्टेट। 18वां प्रश्न हमारा कह रहा है निम्न में से कौन सी नदी जो है पश्चिम की तरफ नहीं बहती है। तो यहाँ पे आपकी बात हो रही है पूर्व दिशा आपकी हो गई और ये पश्चिम है, तो आपको बताना है कि वे कौन सी नदियाँ जो अरब सागर में जाके गिर जाती है। मतलब इस साइड आपका पश्चिम साइड है तो पश्चिम में हमारा अरब सागर है, तो अरब सागर में गिरने वाली मतलब इसमें से कौन सी नदी नहीं है, सिंपली आपसे पूछा जा रहा है। तो ताप्ती नदी जो है अरब सागर में गिरती है,
नर्मदा नदी अरब सागर में गिरती है, साबरमती नदी अरब सागर में गिरती है, परंतु जो महानदी है यह बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। तो यानी कि जो महानदी यह पश्चिम की तरफ नहीं बहती है। बाकी तीनों नदियाँ जो हैं नर्मदा, ताप्ती और साबरमती, ये तीनों नदियाँ जो है पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियाँ हैं। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, सिंघान वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो जो सिंघान वन्यजीव अभ्यारण्य यह किस राज्य में स्थित है? तो नागालैंड में, यानी ऑप्शन जो बी इसका बिल्कुल से नागालैंड राज्य में आपको मिलेगा सिंघान वन्यजीव अभ्यारण्य। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, ग्रीस की राजधानी आपको बतानी है क्या है? तो ग्रीस की राजधानी वर्तमान में क्या है? तो एथेंस है। तो आप यह इसे याद रखिएगा। ग्रीस की राजधानी क्या है? तो एथेंस जो है ग्रीस की राजधानी है, तथा जो पहले ओलंपिक खेल खेले गए थे वे एथेंस में ही खेले गए थे। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो पहला ओलंपिक खेल था वह एथेंस में ही खेला गया था। वहीं मैड्रिड किसकी राजधानी है? तो मैड्रिड आपको मिलेगी, स्पेन की राजधानी मैड्रिड है। और रोम किसकी राजधानी है? तो इटली जो है रोम की राजधानी है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, जो पनामा नहर है वह किन दो महासागरों को जोड़ती है? तो जो पनामा नहर है वह किन दो महासागरों को जोड़ती है? तो प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है पनामा नहर। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, जो विश्व पर्यावरण दिवस है यह कब मनाया जाता है? तो जो विश्व पर्यावरण दिवस है यह प्रतिवर्ष 5 जून के दिन मनाया जाता है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 5 जून। अगला प्रश्न हमारा है, प्रसिद्ध नेकचंद का रॉक गार्डन आपको कहाँ मिलेगा? तो प्रसिद्ध नेकचंद का जो रॉक गार्डन है यह चंडीगढ़ में स्थित है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा चंडीगढ़। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, महारत्न कंपनी का दर्जा किसको दिया जाता है? तो महारत्न कंपनी का दर्जा किसको दिया जाता है? तो जो भी पब्लिक सेक्टर के उपक्रम होते हैं, जो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम होते हैं, उनको हम महारत्न कंपनी का दर्जा देते हैं। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में जबल अली नामक बहुत बड़ा गैस का जो भंडार है, गैस का जो फील्ड है, वह हाल ही में कहाँ खोजा गया, किस देश में खोजा गया है? तो हाल ही में जबल अली नामक जो बहुत बड़ा गैस का फील्ड है यह खोजा गया है संयुक्त अरब अमीरात में। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा यूएई में जो है हाल ही में जबल अली नामक जो है बहुत बड़ा गैस का फील्ड खोजा गया है। तथा यूएई में इस बार का आईपीएल 2020 का आयोजन किया जा रहा है। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा, आईपीएल 2020 का जो आयोजन है यह यूएई में ही किया जा रहा है, तथा यूएई की राजधानी आपको मिलेगी अबू धाबी। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, हाल ही में कहाँ की पुलिस के द्वारा ऑपरेशन नकेल शुरू किया गया है? तो ऑपरेशन जो नकेल है यह शुरू किया गया था गाजियाबाद की पुलिस के द्वारा। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा गाजियाबाद की पुलिस के द्वारा जो है ऑपरेशन नकेल शुरू किया गया था। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, हाल ही में भारतीय रेलवे ने किसकी जयंती मनाने के लिए सामंत एक्सप्रेस, मतलब भारतीय रेलवे जो है किसकी जयंती मनाने के लिए सामंत एक्सप्रेस चलाएगा? तो किसकी जयंती मनाने के लिए भारतीय रेलवे सामंत एक्सप्रेस चलाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाने के लिए जो है भारतीय रेलवे सामंत एक्सप्रेस चलाएगा। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, हाल ही में पेप्सिको के नए सीईओ कौन बने हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इससे पहले पेप्सिको की सीईओ थी इंदिरा नूई। कौन थी? तो इंदिरा नूई जो थी इससे पहले पेप्सिको की सीईओ थी, परंतु इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। तो इनके स्थान पे पेप्सिको के नए सीईओ बनाए गए रेमन लागलतुआ। क्या बनाए गए हैं? तो रेमन लागलतुआ जो है ये पेप्सिको के नए सीईओ बनाए गए हैं। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न हमारा है, पेलवी जो कंपनी है यह किस देश की कंपनी है? आपको पता होना चाहिए जो पेलवी कंपनी है यह उड़ती हुई गाड़ियां बनाती है। कौन सी? तो उड़ती हुई गाड़ियां बनाती है यह पेलवी कंपनी। तो आपको बताना यह किस देश की कंपनी है। तथा यह न्यूज में क्यों है? तो यह नीदरलैंड की कंपनी है, तथा यह अपना जो प्लांट है यह गुजरात में लगाएगी, इसी कारण से यह न्यूज में है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा जो कि लास्ट प्रश्न आज का है, निम्न में से किस मंत्रालय के द्वारा मिशन सोलर चरखा लॉन्च किया गया है? तो जो एमएसएमई मिनिस्ट्री है, जो एमएसएमई मंत्रालय है, इसी के द्वारा जो है मिशन सोलर चरखा लॉन्च किया गया है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा एमएसएमई मंत्रालय के द्वारा जो है हाल ही में मिशन सोलर चरखा लॉन्च कर दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने जो
पार्ट 15 नंबर की जो टेस्ट सीरीज़ थी उसको हमने पूरे विस्तार में कवर कर लिया है। जल्दी मिलेंगे हम अगली टेस्ट सीरीज में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।